Hello guys, healthy good morning to all of you. This is Akhilesh Mishra, Faculty of English Language. Welcome again in राहुल इंस्टीट्यूट। फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग बातें हो रही थी कि आप राहुल इंस्टीट्यूट का ऐप क्यों ज्वाइन करें, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम पास होने में सहूलियत मिले, जिससे आप बेनिफिट प्राप्त कर सकें। उसी क्रम में, उसी वीडियो के अगले वीडियो के क्रम में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने जैसा कि बताया है कि मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हूं, यानी कि मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो कुछ भी मुश्किलात पैदा होता है अंग्रेज़ी को लेकर के, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अंग्रेजी आपकी समस्या ना बने। अंग्रेजी के चलते मेरे रहते, अगर अंग्रेजी के चलते आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो ये मेरे लिए मरण तुल्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने सम्मुख हूं कि आपको अंग्रेजी परेशान न करे, अंग्रेजी के चलते आपका रिजल्ट न रुके, आप अपना जीवन बेहतर लीड कर सके, कोई ना कोई एग्जाम निकाल करके बेहतर से बेहतर जीवन आप लीड कर सकें। तो मैं उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या प्रोवाइड, इस ऐप के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, अंग्रेजी में क्या मिलेगा, अंग्रेजी सिलेबस आपका कैसा होगा, पूरे सिलेबस के दौरान आप कैसा अंग्रेजी पर कैसे फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब भी थोड़ा सा 1-2 साल का हो जाता है, कुछ थोड़ा माता पिता माँ बाप बोलने लगता है, तो सबसे पहले हमारी यही विडंबना है, भारत में यही विडंबना है कि उसको हम सिखाते हैं बोला बउआ ABCD, क ख ग घ। एक हमारे मास्टर साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक अपनी पत्रिका, स्कूल से पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने अपना कविता लिखी थी, इंग्लिश रानी तुम न करो ऐसी मनमानी, देश आज आजाद हुआ है तेरा नक्शा बर्बाद हुआ है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आए, काहे का बर्बाद हुआ है, कहाँ नक्शा बर्बाद हुआ है। ठीक है, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की नक्शा कहाँ बर्बाद हुआ है? वो तो आज भी राज कर रही है भारत जैसे देश पर, क्योंकि भारत जैसे देश का जो कार्यकारी भाषा है, जो न्याय की भाषा है, वो आज भी अंग्रेजी है। अंग्रेजी के बगैर आपको न्याय नहीं मिलेगा इंडिया में। तो कहाँ गई? यहीं पर तो बैठी हुई है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कहाँ गई? तो पढ़ना अंग्रेजी हमारी विडंबना है, अभी तक तो कम से कम ऐसा ही है। तो पढ़ना हमें पड़ेगा ही, बिना अंग्रेजी के हमारा काम चलने वाला नहीं है। बेहतर जीवन की आप परिकल्पना नहीं कर सकते, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। तो जैसा कि चर्चा हो रही थी कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उससे पहले हम पढ़ाते हैं ABCD सीख जाओ आप। तो ABCD, यही अक्षर को जिसको हम लोग लेटर्स भी बोलते हैं, वो अल्फ़ाबेट, यहीं से आपका कंपटीशन बेसिस पर भी क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। तमाम बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। क्या खूबसूरती है शब्दों की कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में थोड़ा सा अंतर है। हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट का प्लुरल अल्फ़ाबेट्स होता है, ऐसा नहीं है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स का अर्थ अलग है, अल्फ़ाबेट अलग होता है। तो अल्फ़ाबेट को हम पहले समझेंगे, दैट मीन्स ABCD टू Z। ABCD से Z को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इसके पूरे प्रकरण को हम समझेंगे कि कितने होते हैं, उसमें वॉवेल कितने होते हैं, उसमें सैनिक कितने होते हैं, उसमें ऑफिसर्स कितने होते हैं, ये सब बांट करके पूरे अल्फ़ाबेट को हम लोग देखेंगे। फिर उसी अल्फ़ाबेट के सहारे हम वर्ड बनाएंगे, क्योंकि जो भी अंग्रेजी में होना है, जो कुछ भी इस्तेमाल होता है, ABCD सिर्फ याद करने के लिए है, उसके बाद तो वर्ड ही प्रयोग में आना है ना। ABCD तो प्रयोग में आना नहीं है, तो वर्ड ही प्रयोग में आना है। तो वर्ड को हम देखेंगे कि वर्ड होता क्या है, वर्ड बनता क्या है, वर्ड बनने के लिए इसकी अनिवार्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे सिलेबस के दौरान। फिर
हम देखेंगे कि उन वर्ड प्लस, चूंकि वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड को जोड़कर, वर्ड को ही जोड़ करके सेंटेंस बनता है। जैसा कि हम चर्चा करेंगे, वर्ड सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्डों का ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे वर्ड को एक माला में पिरो दिया जाए तो वो सेंटेंस हो जाता है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी इकाई अगर अंग्रेजी का है तो वो अल्फाबेट है, एबीसीडी है, जो शुरू से एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। और अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी इकाई अगर कुछ है अंग्रेजी की तो वो सेंटेंस है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं है। वर्ड के सहारे, यानी कि अल्फाबेट के सहारे आप वर्ड बनाए, वर्ड के सहारे आपने अगर सेंटेंस सक्सेसफुली बना दिया, सिद्धांतों के तहत बना दिया। प्रत्येक भाषा का एक सिद्धांत होता है, प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है। उस ग्रामर के हिसाब से आपने सेंटेंस को सक्सेसफुली अगर बना दिया, अगर लिख लिया, तो वो आपको अंग्रेजी का सबसे में जो मैक्सिमम यूनिट है, जो सबसे बड़ी यूनिट है, वो आपने कर लिया। इससे ज्यादा आप कुछ अंग्रेजी में जाननी नहीं है। तो हमारे लिए यही काम है कि सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक आपको कैसे पहुंचाएं, उसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे छोटी इकाई आपको पता है और सबसे बड़ी इकाई तक पहुंचाना मेरा काम है। यह वादा है मेरा कि मैं आपको सबसे बड़ी इकाई तक सक्सेसफुल पहुंचाऊंगा, एकदम बिल्कुल सटीक पहुंचाऊंगा। तो इस बड़ी इकाई सेंटेंस बनाने में क्या क्या अनिवार्य तत्व हो सकता है, ये हमारे सामने समस्या आएगी कि ये आखिर बनेगा कैसे। वर्ड तो सब कुछ है, वर्ड में ही पूरा, वर्ड के सहारे ही पूरा इंग्लिश है, पूरा भाषा है। तो इस भाषा में जितना भी दुनिया में चीज है सब वर्ड ही है, वर्ड के ही रूप में है। तो बहुत तरीके के वर्ड हैं। तो उन वर्ड को कौन से, कैसे वर्डों को किस तरीके से पिरो करके सेंटेंस बनाना है, यही तो सीखना है। यही तो पूरे सिलेबस में हमें सीखना है। तो इनमें सबसे छोटे तौर पे, सबसे साधारण तौर पर भी इसको, सेंटेंस को बनाने में क्या अनिवार्य तत्व हो सकता है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। और इसके तहत हमें प्राप्त होगा कि सबसे साधारण वाक्य को भी बनाने में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इसके तहत भी हम लोग देखेंगे, नया नया शब्द हमारे सामने आ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कौन सी आफत है। तो ये सब हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसको भी विस्तार से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और यहीं से, इसी को समझने के क्रम में जन्म हो जाएगा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। क्योंकि किसी भी भाषा का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उनके सारे, उस भाषा के सारे शब्दों को माला में कैसे पिरोना है, कैसे कैसे शब्द हैं, उनका डिवाइडेशन ही, उन शब्दों को बांटना कि कौन शब्द किस कैटेगरी के हैं, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम यहीं से जन्म हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम चर्चा करने आ जाएंगे। तो अंग्रेजी भाषा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन सा हरकत मुर्की है, ये कौन सा तिलस्म है, क्या है, इस तिलस्म को हम एक एक करके ध्वस्त करेंगे। तो पहला तिलस्म आएगा हमारे सामने, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला तिलस्म आएगा नाउन। हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अभी सिर्फ मैं सिलेबस समझा रहा हूं, विस्तार से देखेंगे। और ये इतना विस्तार से देखेंगे एक एक शब्द को। जब ऑपरेशन हम करेंगे, जब भेजा खोलेंगे, तो वो उसके सारे तत्वों को सारा एकदम चीड़फाड़ करके उसका प्रॉपर ऑपरेशन करेंगे। उससे संबंधित एक शब्द भी, एक थोड़ा सा भी कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं कैंची छोड़ देंगे। ऑपरेशन करेंगे तो प्रॉपर ऑपरेशन होगा। तो नाउन क्या होता है बताते चलें।
कि नाउन लैटिन भाषा का शब्द है, इसका जस्ट मीनिंग नाम होता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दुनिया का जितना भी नाम है, चाहे वो किसी तरीके का नाम हो, सब तो नाउन के दायरे में आएगा। नाम ही इसका नाम ही है नाम, तो सब नाम के दायरे में आएगा। तो दुनिया में जितना नाम वाला शब्द है, नामकरण वाला शब्द है, और दुनिया में जो कुछ भी वस्तु है, वस्तु एक बहुत व्यापक शब्द है, इसलिए मैं वस्तु का प्रयोग कर रहा हूं। थिंग्स एक बहुत व्यापक शब्द है। जो कुछ भी है, तिनका तक, सबका कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है, नामकरण हुआ है, और उसका नामकरण हुआ है तो वो नाउन है। तो नाम वाले सारे शब्द को नाउन के अंतर्गत हम रख देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फिर उसको पूरा हम ऑपरेशन करेंगे। कितने तरीके के नाम हो सकते हैं, यानी टाइप ऑफ नाउन। फिर हम देखेंगे कि आखिर उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। आखिर नाउन हो या कोई भी नाम हो और मुझे प्रयोग ही नहीं करने आए, उसका यूज कैसे होता है ये नहीं करने आएगा, सब बेकार है। तो यूजेस ऑफ नाउन भी हम देखेंगे, और फिर उससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं, क्या क्या गलतियां दे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉमन ईरर क्या क्या हो सकता है, उसके संबंध में मैक्सिमम कॉमन ईरर को हम देखेंगे। एक चैप्टर से करीब करीब 300-400 क्वेश्चन एराइज करके हम उसको सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आगे से, मैंने पहले भी करते आ रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा हो कि इतना तैयार करके आपको स्ट्राइक पर इतना तैयार करके मुझे भेजना है कि वहां बाउंसर सामने से आ रहा हो तो आपको डक नहीं मारना पड़े। आप उसको अपनी मर्जी से, पूरा फील्ड आपका होना चाहिए, और आप अपनी मर्जी से उसको हैंडल कर सकें, बॉल को शॉट लगा सकें। तो उसके संबंध में पूरा पूरा कॉमन ईरर हम देखेंगे। और फिर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पैदान पर आता है प्रोनाउन। नाम ही से लग रहा है भैया कि नाउने से संबंधित है, नाउने के भाई गोतिया है, तभी तो प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। जस्ट ये नाउन अगर राजा है तो प्रोनाउन युवराज है, राजा के बदले में युवराज ही बैठता है ना, तो ये युवराज के तौर पे हैं, ये प्रोनाउन है। तो इसके संबंध में भी पूरा ज्ञान हम लेंगे कि कितने तरीके के प्रोनाउन हो सकते हैं, यानी कि नाउन के बदले में आने वाले। रिपीटिशन ऑफ नाउन इज अवॉइडेड। नाउन का बार बार रिपीटिशन अच्छा नहीं होता, सेंटेंस को, इट मेक्स ए सेंटेंस इनकरेक्ट, सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देता है। इसीलिए तो जन्म हुआ प्रोनाउन का, कि नाउन का रिपीटिशन रोकना है, बार बार उसका प्रयोग अच्छा नहीं होता है, बार बार नाम लिखें किसी का अच्छा नहीं होता है, तो उसके बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। और ये बदले में आने वाले शब्द कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यूज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि इस प्रोनाउन का यूज कैसे होगा, कहां होगा, उसको भी हम देखेंगे। और प्रोनाउन चैप्टर से संबंधित कितने तरीके के कॉमन ईरर हो सकते हैं, उस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। उस पर पूरे पूरे प्रैक्टिस की जाएगी। आपके सामने से वो क्वेश्चन, वो पैटर्न गुजरेगा, चाहे उस पैटर्न पर नाम थोड़ा सा बदल करके किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वो पैटर्न जब आपके सामने आएगा एग्जाम में, आप उसको एकदम शॉर्ट लगा पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरे पैदान पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पैदान पर चैप्टर आएगा एडजेक्टिव। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा अच्छा लगता है। एडजेक्टिव आएगा तो यहां पर देखें, थोड़ा सा अगर तारतम्य मिलाएं, थोड़ा सा खूबसूरती देखें, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का सजाने का, इसका खूबसूरती देखें, किस तरीके से दुनिया के सारे वर्ड को सजाया हुआ है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा सोचें तो आपको देखने को मिलेगा नाउन, दुनिया के जितना नामकरण वाला, नाम वाला किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा जानवर, किसी भी गाछ, वृक्ष, पेड़, किसी भी चीज का अगर कुछ नाम है तो वो नाउन है, और उस नाउन के बदले में आने वाले कुछ शब्द हैं तो वो प्रोनाउन है। और इस नाउन और प्रोनाउन, अगर नाउन राजा है, प्रोनाउन युवराज है, तो चमचा तो इसके साथ रहेंगे ना, बिना चमचा के तो राजा रहते नहीं है। अर्दल्ली जिसको कहा जाता है साथ में चाहिए। तो यही काम है एडजेक्टिव का, यानी कि इन दोनों की जो विशेषता बताता है, इन दोनों की जो चुगली करता है, इन दोनों को बारे में जो गुण दोष का विस्तार से बताता है, उसको, उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं।
यानी कि नाम वाला शब्द नाउन, नाउन के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन, इस नाउन और प्रोनाउन के साथ इनके गुण दोष को बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, और इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। टाइप ऑफ, कितने प्रकार के एडजेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार की चुगलियां हो सकती है, उसको भी हम देखेंगे। इसका प्रयोग कैसे होता है, यूज कैसे होता है एग्जाम में, उसको भी हम लोग देखेंगे, और फिर इसके संबंध में ऑर्डर भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 तरीके का अगर किसी का विशेषता है किसी के बारे में तो आप जैसे मन तैसे लिख देंगे। एक प्रचार आपने देखा होगा, घने मुलायम काले बाल बासमोल ने किया कमाल, तो आप जैसे मन वैसे नहीं लिख सकते हो। इसका एडजेक्टिव, अब देखिए इसमें एडजेक्टिव क्या है, बाल के संबंध में बातें हो रही हैं कि वो घने हैं, मुलायम हैं, काले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लिख देंगे काले मुलायम घने बाल, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, गड़बड़ झंटाल हो जाएगा। तो इसका एक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का कि किसके बाद किसको लिखना है, कौन सा एडजेक्टिव, किस टाइप का एडजेक्टिव पहले आएगा, किस टाइप का एडजेक्टिव बाद में आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के तहत उसको हम समझेंगे। फिर एडजेक्टिव से संबंधित कितने तरीके का क्वेश्चंस हो सकता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग एक चैप्टर के तहत देखेंगे आर्टिकल, एक नया चैप्टर उसमें से खोलेंगे और उसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल और डिग्री। ये 2 चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके बगैर अंग्रेजी अधूरी है। तो इन चैप्टर को हम एडजेक्टिव के दायरे में ही देखेंगे। ओके, फिर आ जाएं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पैदान पर। अगर हम आ जाएं तो हमारा अगला चैप्टर आता है वर्ब, है ना, बड़ा बीच में है, बीच में जितना ही वो एकदम मिडिल में है। और ये भी सत्य है कि ये मिडिल में तो है ही, ये अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इसके बगैर तो अंग्रेजी खड़ा ही नहीं हो सकती है, या यूं कहें कोई भाषा खड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए जो सबसे अनिवार्य तत्व है वो है वर्ब। वर्ब दैट मीन्स, अगर एकदम साधारण भाषा में आप देखें, ये वर्ब तो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के में बोलते हैं वर्ब। वर्ब का अंग्रेजी इंग्लिश भाषा अगर कहें तो एक्शन होता है, और एक्शन को अगर हिंदी में कहें तो वो क्रिया होती है, अथवा और भी उसको आप भ्रंश में कहें तो काम होता है। तो हम सीधे तौर पे अगर समझें तो वर्ब दैट मीन्स काम, है ना। तो काम है ये, तो ये कोई काम है। तो एक बात बताओ भाई कि किसी भी सेंटेंस को बनने में बिना काम के कोई काम हो सकता है क्या? बिना काम का कोई सेंटेंस बन सकता है क्या? काम तो चाहिए ना। कोई न्यूटन का अगर लॉ देखें तो कोई वस्तु अपने विरामावस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल लगा दैट मीन्स कुछ वर्क हुआ, कुछ एक्शन हुआ। ये तो नियम है, कुछ नहीं, तिनका नहीं हिल सकता है बिना कुछ एक्शन हुए। तो काम तो होगा, बिना काम के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो अगर कोई कहे कि बिना काम के, बिना एक्शन के कोई काम हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो सेंटेंस को बनने के लिए जो सबसे अनिवार्य तत्व है वो है वर्ब। सब्जेक्ट नहीं रहेगा सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहे सेंटेंस बन सकता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहे सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के, बिना काम के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है वर्ब, और इस वर्ब चैप्टर को हम पूरे विस्तार से देखेंगे, बहुत ही विस्तार से देखेंगे। और इसके टाइप ऑफ वर्ब पर ही हम ध्यान देंगे, कितने प्रकार के, कितने तरीके के वर्ब होते हैं। फिर हम यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे, बहुत ही जरूरी है। फिर वर्ब से संबंधित कॉमन ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस तब आएगी जब वर्ब को पूरा हम पढ़ लेंगे, यानी कि वर्ब चैप्टर के अंतर्गत ही, यहां से एरो देखें, वर्ब चैप्टर के अंतर्गत ही 8-9 चैप्टर आपको आने वाले हैं कि वर्ब के माध्यम से ही सिंटैक्स हम देखेंगे।
सिंटेक्स दैट मीन्स होता है बनावट, वाक्यों की बनावट। तो वाक्य तो तभी बनेगा जब वर्ब रहेगा, जब कोई एक्शन होगा। तो इसी चैप्टर का वो पार्ट है कि वाक्यों की बनावट कैसे कैसे होती है। इसी चैप्टर के दौरान हम सिंटेक्स में उसको देखेंगे। फिर अगला आएगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पूरा पूरा वर्ब पर डिपेंड है। वर्ब में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। यानी कि वर्ब में जो परिवर्तन हम करते हैं वो समय के अनुसार करते हैं, वो टाइम और टेंस कहलाता है। आखिर वर्ब है क्या भाई? पता तो चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, वो वर्ब से ही पोजीशन पता चलता है ना। मैं आम खाता हूं तो खाने की मेरी आम आदत है, तो मेरी आदत को दर्शाने के लिए खाता, आई इट जो शब्द लगा वो इसके अनुसार, आई के अनुसार, तो ये इट समय के अनुसार जो लगा, आई इट मैंगोज, तो ये यहाँ पे हमारी अवस्था तो यही बता रहा है ना, वर्ब ही बता रहा है ना कि मैं किस अवस्था में हूं, मुझे आम खाने की आदत है। ये दर्शाता कौन है? ये वर्ब के ही माध्यम से दर्शाया जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड टेंस के माध्यम से हम विभिन्न तरीके के पूरे टाइम टेंस को एक नए कंसेप्ट नहीं, हम उसको बिल्कुल ये नॉर्थ इंडिया वाले कंसेप्ट के हिसाब से नहीं, जैसा कि हमने बचपन से किताबों में पढ़ा हुआ होता है कि जिस तमाम सारे टेंसों का एक पहचान का नियम बना हुआ है, जैसे कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, या रही इत्यादि, गागेगी इत्यादि आता है। उस पैटर्न पर हम फंस जाते हैं। उस पैटर्न पर सारे सेंटेंसों का हम निराकरण नहीं कर पाते हैं, सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो एक कंसेप्ट नहीं है। इसके पीछे यह भी सबसे बड़ा कारण है कि या तो हम उत्तर भारत से पढ़ करके कोई साउथ इंडिया में चले जाएं, वहां पर किसी बच्चे को पढ़ाना हो गया, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? उस बच्चे को हिंदी आती ही नहीं है, मैं कैसे उसको टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको कैसे पढ़ाऊंगा? कैसे मैं बताऊंगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना चाहिए? वो कहेगा व्हाट इज ताती, आई डोंट नो व्हाट इज ताती, मैं नहीं जानता ताती क्या होता है, उसने हिंदी पढ़ाई नहीं। तो प्रत्येक टेंस का ये उत्तर भारत के लोगों के लिए है जो हिंदी भाषी हैं। हिंदी जो नॉन हिंदी हैं उनको आप कैसे बताएंगे? तो प्रत्येक टेंस का एक कंसेप्ट होता है कि किस कंसेप्ट के आधार पर किस तरीके के सेंटेंस को हमको किस टेंस में रखना है। तो वो सब हम लोग इस टाइम एंड टेंस के माध्यम से पूरे विस्तार से देखेंगे, प्रत्येक टेंस के कंसेप्ट को देखेंगे और उससे संबंधित जितने तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। जैसे फिर उसी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले कड़ी में वर्ब के ही चैप्टर के अधीन हम वॉइस चैप्टर को देखेंगे। जैसे सेंटेंस को कितने तरीके से किस किस वॉइस में कहा जा सकता है, तो प्रायः हम यही देखते आए हैं, यही होता है कि दो वॉइसों में सेंटेंस को कहा जाता है। यहां पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है। तो यहां पे मूल कंसेप्ट होता है कि वहां पर जहां पे किसी कार्य को कर्ता को महत्व देनी हो, दो ही तरीका से सेंटेंस कहा जाता है। जब किसी कार्य के कर्ता को महत्व देनी है तब तो उसको हमको एक्टिव वॉइस में रखें, यानी टेंस वाले पैटर्न पर उसको सेंटेंस को हम लिखते हैं। लेकिन जब कार्य इंपॉर्टेंट हो जाए, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं रहे, वैसे सेंटेंस को कर्ता को हमको लिखने की क्या जरूरत है? टेंस वाले पैटर्न पर तो सारा सेंटेंस होता है पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट इत्यादि क्रम में, लेकिन सब्जेक्ट पहले हो यानी कि उसको महत्व हम ज्यादा दे रहे हैं। और जब महत्व देना ही नहीं हो सब्जेक्ट को, कार्य इंपॉर्टेंट है और प्रभावित होने वाला इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस सेंटेंस पैटर्न को हम लोग पैसिव वॉइस के माध्यम से
लिखते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को दो वॉइस के तहत हम लोग लिखते, बोलते, पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इनको हम लोग पूरे विस्तार से वॉइस चैप्टर को बहुत एकदम कंसेप्ट के आधार पर समझेंगे, ताकि इससे ये आपके लिए सरल हो जाए, क्योंकि आपको आभास नहीं होता है कि वॉइस के पैटर्न पर 50% सेंटेंस पेपर में एग्जाम में आते रहते हैं, जो आपको उसका हिंदी अर्थ ही नहीं पकड़ में आता है, आप सॉल्व क्या करोगे। तो इसको हम लोग विस्तार से इस चैप्टर को देखेंगे। फिर अगला चैप्टर वर्ब के ही क्रम में अगला चैप्टर आएगा हमारा नरेशन। नरेशन, कथन को हम कैसे कहें, सीधा सीधा किसी के कथन को हम दोहरा दें या फिर उसमें मिर्च मसाला लगा करके अपनी भाषा में कहें, इसी का नाम नरेशन है। कि किसी के कथन को हम अपनी भाषा, जब कथन कही गई है वो एक टाइम होता है और आज ये दूसरा टाइम है, इस दूसरे टाइम में, परिवर्तित टाइम में हम किसी के कथन को मिर्च मसाला लगा करके कैसे कह सकते हैं, इसी का नाम नरेशन है। और इसको हम लोग पूरे विस्तार से चैप्टर के दौरान देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन जोड़ दिया, टैग कर दिया जाता है, यानी कि हमने कुछ कहा, किसी से, आपसे कुछ कहा कि मेरे लिए ये काम करोगे, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन मार्क अपने चेहरे पर लाता हूं, एक क्वेश्चन टैग करता हूं कि क्या करोगे ना। तो यही जो क्वेश्चन टैग किया जाता है, यही तो क्वेश्चन टैग है। कुछ भी नया नहीं है, ये हर घर में होता है, सब कोई करता है। अपने छोटे को आदेश देता है, बड़े से कुछ कहता है, तो एक क्वेश्चन उसके चेहरे पर आता है कि हाँ ये ऐसे होगा कि नहीं ये काम, तो वही तो क्वेश्चन टैग है। तो इस क्वेश्चन टैग को हम वर्ब चैप्टर के ही अधीन पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा आएगा कजेटिव वर्ब। कजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जो प्रेरणा देती है। डायरेक्ट एक्शन कोई नहीं करता है, बल्कि उस एक्शन को करने के लिए दूसरे या तीसरे पार्टी को प्रेरित करता है, प्रोवोक करता है, वैसी क्रिया को कजेटिव वर्ब कहा जाता है। और इस कजेटिव वर्ब को हम इसी वर्ब चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, फिर अगली बार अगला ये में देखेंगे हम इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हम लोग इसको सीधा तौर पे अगर समझें तो 2 + V1 कहते हैं, यानी कि वर्ब के पहले अगर टू आ जाए तो वो इन्फिनिटिव कहा जाता है। और ये जोड़ होता है फेविकॉल का, अटूट जोड़ होता है, इसके बीच में कोई हरकत मुर्गी नहीं आ सकती है। यानी कि 2 + V1 के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो इसको इन्फिनिटिव हम कहते हैं, इन्फिनिटिव के माध्यम से हम देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आ जाएगा जीरंड। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा अच्छा सुहाना चैप्टर है। अब इसमें जीरंड क्या है भैया, जीरंड का स्ट्रक्चर होता है V4। तो कहोगे आप कि ये V4, बहुत सारा स्ट्रक्चर टेंस के दौरान हम देखेंगे, एक्सिलरी वर्ब प्लस V4, तो वहां पर V4 होता है। यहां पर भी हम V4 लिखे हैं और नाम दिए हैं जीरंड। तो इसके दौरान हम काफी इस पर फोकस करेंगे कि V4 और जीरंड में क्या अंतर है, कहां पर वर्ब 4 के रूप में प्रयोग होगा और कहां पर जीरंड के रूप में प्रयोग होगा। जीरंड का प्रयोग इवन कहां कहां हो सकता है, सब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे कहां प्रयोग होगा तो ये जीरंड कहलाएगा, कहां प्रयोग होगा तो ये V4 कहलाएगा। अंग्रेजी में कोई शब्द कुछ होता नहीं है पहले से, वो अपने प्रयोग के आधार पर समझे जाते हैं कि किस रूप में आए हैं। ये बार बार मैं महसूस कराऊंगा और बार बार इस पर चर्चा करूंगा। एक ही शब्द प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, बहुत जगह हम तमाम जगह पर ऐसा देखते रहेंगे। प्रयोग कहां पे हुआ है इसके आधार पर यह चर्चा होती है कि वो किस रूप में आया है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस अगर लें, दिस कार इज गुड। अब यहां पे दिस शब्द है, तो दिस कार इज गुड, यह कार अच्छी है। और उसके बाद हम कहते हैं दिस इज गुड कार। तो यही तो दिस शुरू में उस सेंटेंस में भी आया है, दिस इस सेंटेंस में भी आया है।
लेकिन आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे। पहले वाले सेंटेंस में दिस कार इज गुड, वहां पे दिस एडजेक्टिव था जो कार की विशेषता बता रहा था कि यह वाली कार, और यहां पे प्रोनाउन है दिस कि यह कार। तो शब्द किस रूप में प्रयोग हुए हैं उसके आधार पर होते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस रूप में आए हैं सेंटेंस में, उसके अनुसार आप बताएंगे। पहले से प्रिडिक्शन आप नहीं करेंगे कि कौन सा ये दिस है तो ये क्या है, ये पहले से आप नहीं बता सकते। तो फिर उसके बाद हम पार्टिसिपल देखेंगे। पार्टिसिपल भी V3 और V4 के रूप में रहता है, इसका भी हम लोग प्रयोग देखेंगे कि इनका प्रयोग सेंटेंस में होता कैसे है, पार्टिसिपल क्या होते हैं और इनका सेंटेंस में प्रयोग कैसे होता है। तो उसके बाद अगला चैप्टर आता है एडवर्ब। एडवर्ब के अंतर्गत अब देखें, इसकी खूबसूरती देखें, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, फिर ये काम आ गया वर्ब, और फिर आ गया शब्द एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में कहा जाता है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है। यानी कि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएगा, ये वर्ब की भी विशेषता बतलाएगा, ये खुद अपना भी विशेषता बतलाएगा जब जरूरत होगा। यानी कि अपने आप को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब चैप्टर के अंतर्गत हम उसके टाइप ऑफ एडवर्ब भी पढ़ेंगे, यूज कैसे होता है एडवर्ब का वो भी बहुत विस्तार से पूरा चीड़-फाड़ करके ऑपरेशन करेंगे, और फिर इसके संबंधित कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। ओके, फिर हम ये भी बता दें, साथ में चलते चलते ये भी बता दें कि एडवर्ब चैप्टर के ही अंतर्गत हम रिमूव टू चैप्टर को भी देखेंगे। रिमूव टू चैप्टर को भी हम टू को कैसे रिमूव किया जाता है और रिमूव करके उसके स्थान पर क्या शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, उस चैप्टर को हम लोग इसी एडवर्ब के अंतर्गत ही देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आ जाता है प्रीपोजिशन। जैसा आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके पोजीशन को बताता है, ये नाउन की पोजीशन को बताता है। अगर आपकी स्थिति बतानी है कि आपकी क्लास में स्थिति क्या है, तो आप क्लास में बैठे हैं पहले से, यू आर इन द क्लास, तुम क्लास में हो। कहां पर हो? ऑन द टेबल। और आपकी पोजीशन बतानी हो, बेलो द फैन। तो आपकी 3 पोजीशन तो हमने बता दी, क्लास में हो, टेबल के ऊपर हो, पंखे के नीचे। ये कौन बताने का काम कर रहा है? इन द क्लास, इन, ऑन, बेलो काम कर रहा है। तो ये पोजीशन बताने का काम करता है, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशन। इसी के अंतर्गत हम इसका यूज, प्रीपोजिशन यूज कैसे होता है इसको देखेंगे। इसके संबंध में कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। 7वां चैप्टर है कंजंक्शन। नाम ही से लग रहा है, हम लोग जाते हैं ना फलाना जंक्शन। जंक्शन दैट मीन्स वहां से 2 से अधिक रास्ते निकले हों, उसको जंक्शन कहा जाता है। एक बार इलेक्ट्रिक मिस्त्री ने मुझे कहा कि 3 मुंह वाला 4 मुंह वाला जंक्शन ला दीजिए। मैं कहा अरे ये तो पटना जंक्शन सुने हैं, दिल्ली जंक्शन सुने हैं, ये जंक्शन वो जंक्शन, कानपुर जंक्शन सुने हैं, तो ये जंक्शन इलेक्ट्रिक में कहां से आ गया? तो उसने बताया कि जहां से 2 से अधिक उसका मुंह और 2 से अधिक दिशा में तार को भेजा जा सके, खींचा जा सके, यानी कि वायरिंग की जा सके, उसको जंक्शन कहा जाता है। तो ये जंक्शन, और इसमें सब जुड़ा हुआ है कंजंक्शन, यानी कि 2 सेंटेंस, 2 शब्द
अथवा दोज आइटम्स, दो फ्रेजेज को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको कंजंक्शन के दायरे में हम लोग रखते हैं। वो शब्द क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका प्रयोग कैसे सेंटेंस में होता है, उसको हम यूज ऑफ कंजंक्शन के अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके संबंध में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग पूरा पूरा उस पर फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले चैप्टर में इंटरजेक्शन आएगा, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विराम की अवस्था। अब ये अंतिम चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम पायदान पर ही है, और सेंटेंस का भी अंतिम पायदान ही चल रहा है। तो इसका भी हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंटरजेक्शन, और इसके संबंध में कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग फोकस करेंगे। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इतना ग्रामर पार्ट है जो कि ग्रामर के दौरान हम देखेंगे। इन ग्रामर के दौरान देखो, अंग्रेजी शब्द आज के कंपटीशन में सिर्फ ग्रामर पर से आपका काम चलने वाला नहीं है। जितना ग्रामर से आपको मजबूत होना पड़ेगा, उतना ही आपको वर्ड से भी मजबूत होना पड़ेगा। सिर्फ वर्ड से मजबूत हो गए, ग्रामर नहीं जानते हैं, आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएगा, कॉमन ईरर में आपको गलती हो जाएगी। फिर यदि आप सिर्फ ग्रामर जानते हैं, वर्ड पर पकड़ नहीं है, उस अवस्था में भी आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते। बहुत सारे क्वेश्चन तो वर्ड बेस्ड ही आते हैं, तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पकड़ाएंगे। तो दोनों पार्ट पे सिमिलरली आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा और दोनों को मजबूत रहना पड़ेगा। इसलिए हमने जो सिलेबस बनाया हुआ है कि दोनों पार्ट हम लेकर के चलेंगे, और दोनों पार्ट लेकर के चलने का मतलब है कि साथ में रोज डेली बेसिस पर 10 वर्ड आपको मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से, और फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 10 मिलेंगे, और फिर इडियम्स फ्रेजेस भी 10 मिलेंगे। ये इस सेक्शन को भी आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और पूरे सिलेबस के दौरान एक पैकेज बना हुआ है कि जहां से वर्ड प्रायः जितने प्रयोग में आते हैं और क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने वाले हैं, ऐसा प्रेडिक्शन है, तो उनको हम लोग आपको पूरे सिलेबस के दौरान कंप्लीट करा देंगे। तो फिर से मैं स्वागत करता हूं आपको, और फिर से मैं बताता हूं कि आप राहुल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें,